अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करना है क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं पेपर्स के लिए, क्योंकि 2025 में आप 100% जो है वो SLO बेस है, इसलिए आपने हर एक टॉपिक को अच्छे से करना है। आज के लेक्चर्स में हम यूनिट 1 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इंशाल्लाह सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो मैं इतना डीपली नहीं जाती, जस्ट आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। सबसे पहले तो ये तो फिजिक्स की डेफिनेशन है, ये तो ऑब्वियसली बात है, आपको आनी चाहिए। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, एनर्जी, मैटर एंड हाउ दे आर रिलेटेड। ये आगे है डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ये लैंग्वेजेस ऑफ फिजिक्स, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आता है हाउ फिजिक्स एंड साइंस आर रिलेटेड, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप ये वाला कर लें, हाउ फिजिक्स एंड साइंस आर रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। तो इसमें आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर लें इसका। Physics and technology are closely related, however, they are also different from each other. Physics is concerned with gathering knowledge and organizing it. यहाँ तक इनफ है। आगे हमारे पास आता है टॉपिक कुरान एंड फिजिक्स। इसमें आपने कोई सी भी आप याद करने आगे आपको आएंगी। ये वैसे जो है 700 जो है वर्सेस जो आयात हैं इस पर हैं, साइंस पर हैं, लेकिन आप इनमें से कोई एक या दो आप याद कर लें, अगर आप भी चाहते हैं आप वो लिख लें, ठीक है। इसमें से पेज नंबर है 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल साइंस बाय इस्लामिक वर्ल्ड। यहाँ पर आपने इस्लामिक जो भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं ना, उनमें से आपने ये 3 है, आपने कोई एक याद कर लिया। वैसे ये होता है लाजमी, इनमें से आता है एक नोट आपके पास लाजमी आता है। बेसिक आपने ये याद करना होता है कि उन्होंने कहाँ पर पैदा हुए, जैसे कि अभी इब्न अल हातिम, जैसे कि ये आपने हेडिंग्स में याद करें ना, क्योंकि हेडिंग्स में जब आप करेंगे आप जो एग्जामिनर होगा उसे पता चलेगा कि आया बच्चे ने पढ़ा हुआ है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बात कहती हूँ कि आपने हेडिंग्स बना के लिखनी है कि आपका जो पेपर है वो देखने में ही प्यारा लगे। तो आपने पहले हेडिंग दे देनी है इब्न अल हातिम, उसके बाद आपने इसके ड्यूरेशन याद करनी है, कहाँ से कब तक इसका था, 965 टू 139, ठीक है, इसका ये याद कर देना। उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ याद करनी है, डेट ऑफ बर्थ तो करनी है, कहाँ पर पैदा हुए वो आपने याद कर देना। ही वॉज बर्न इन बशरा, इराक। ही वॉज ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। उसके बाद आपने क्या लिखना है ना, ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। आगे हिज ग्रेटेस्ट वर्क, उसके बाद आपने किसकी हेडिंग देनी है, वर्क की। वर्क में कौन कौन सी उनकी बुक्स आ जाती है, या तो आपने बुक्स की। सबसे पहले आपने हेडिंग्स में लिखना है जो प्लेस ऑफ बर्न, ठीक है, वो कहाँ पर, बशरा में। उसके बाद फिर आपने स्कॉलर्स का देना है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है इनकी बुक्स। बुक्स के नेम कौन कौन से, सबसे इनकी जो बुक है फेमस वो है ऑप्टिक्स पर इन्होंने लिखी थी, किताबुल मिनाज़र। ये एमसीक्यूज में भी आता है। ही इज आल्सो कंसिडर्ड हैज इन्वेंटर ऑफ द पिन होल कैमरा। ये आप जस्ट 3-4 हेडिंग्स में ही आप इसे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में ये नोट आता है। आगे इस तरह बुरानी का आप कर लेंगे, कहाँ पर पैदा हुए थे, तो उसके बाद ये अगवान है, ये उसके बाद इनकी बुक्स, और बस बनाया था, इनके इजादात क्या है वो आपने लाजमी लिखनी है। आगे आ जाते हैं फेमस पाकिस्तान फिजिस्ट। इनकी भी बस आपने हेडिंग्स में 3-4 मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने करना है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है अब्दुल कदीर खान, ये वाला मस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के ब्रांचेस तो लाजमी आते हैं, कभी आपको कंपैरिजन में आ जाती है, कभी आपको डिफरेंस में आ जाती है, लेकिन आती आपको लाजमी है, तो इसलिए आपने लाजमी करना है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है मैकेनिक। मैकेनिक हमारे पास कौन सी होती है, मैकेनिक्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाउ इज रिलेट टू फोर्सेस। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है, ये इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। जस्ट आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल, इट इज इनफ। ओके, हीट एंड थर्मोडाइनमिक, हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और ये इसकी एग्जाम्पल्स। इस तरह आगे जाके ये सारे जो हैं आपने सारे को इसी तरह याद करना है। इनमें से कोई भी आपको आ सकती है, और या तो आपको कंपैरिजन में आएंगी डिफरेंट बिटवीन, या तो कंपैरिजन बिटवीन
फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटम फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स, इस तरह भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑसिलेटिंग एंड वेव्स टू एंड फॉर मोशन, ये आगे जाके हम डीपली पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी है। इसकी एग्जांपल आ जाती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपको पता है लाइट के बारे में होते हैं। लाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट क्रिएट टू यूज और डिटेक्ट इट, इसमें आ जाता है मिरर, लेंसेज, टेलीस्कोप। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म, स्टैटिक एज वेल हैज मूविंग चार्ज एंड एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना, इसमें हमारे पास ये वाली एग्जांपल आ जाती हैं। अब बुक्स खोलें, बुक्स में आप इस टॉपिक को ना, जो इसकी ब्रांचेस है फिजिक्स की ब्रांचेस को मस्ट आपने करना है। ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट आप लिख लें पेपर्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिन्हें हम मेजर्स कर सकते हैं। ये आप बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं फिजिकल क्वांटिटी और इसमें बेस और ड्राइव को एक जगह मिक्स करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही उसकी सब ब्रांचेस आ जाती है, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद आपने डेफिनेशन देनी है, उसके बाद आपने एग्जाम्पल में आपने क्या लिखना है, क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर कैन बी मेजर्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये इतना ना भी लिखे, अगर आपने 3-4 लिख दिया आगे ETC कर दिया तब भी इनफ है। नेक्स्ट आपने इसके बाद लिखना है फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। बस यहाँ तक इनफ है। अगर तो आपके पास आ जाता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उस पर आप पर क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप पर बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी दोनों का कंपैरिजन करना है, देन आपने बेस क्वांटिटी में आपने क्या लिखना है, मिनिमम बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन आगे भी है, लास्ट में भी है, की पॉइंट में, वहाँ से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला भी कर सकते हो। Minimum number of physical quantities selected and their units are defined and such that in terms of these all other physical quantity can be expressed or called base quantities. उसके बाद आपने क्या करना है, यूनिट आपने यूनिट की हेडिंग लिखनी है, तो उसमें आपने क्या लिखना है, द कोरिस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस क्वांटिटी। इसकी जो बेस क्वांटिटी होती है यूनिट की। नेक्स्ट है ड्राइव क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। उसके बाद यूनिट्स की आपने देनी है, यूनिट्स में आपने क्या लिखना है, द कोरिस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दिस क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद आपने किसकी हेडिंग देनी है, फर्स्ट हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई, इंटरनेशनल की डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन की हेडिंग सबसे पहले देना है, उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आपने एब्रीवेशन की हेडिंग देना है। एब्रीवेशन में क्या लिखना है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज एब्रीवेटेड हैज SI यूनिट। ज़्यादातर हम SI यूनिट कहते हैं ना, वो किसकी एब्रीवेशन है, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम की। आगे अगर हिस्ट्री की आप देते हैं वो दे दें, SI यूनिट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फ्रांस नेम सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स। बस यहाँ तक बोलते हैं। और इसकी नंबर ऑफ कितने यूनिट है, बेस यूनिट कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन 7 बेस यूनिट। कितने पर ये डिपेंड करता है, बेस यूनिट, 7 बेस यूनिट इसके अंदर आते हैं, और 7 बेसिक यूनिट्स भी इसे कहते हैं। और वो कौन कौन से बेसिक यूनिट्स हैं, वो ये वाले यूनिट्स हैं, इन्हें भी याद कर लें। लेंथ के लिए हमारे पास जो सिंबल यूज़ होता है वो LXETC यूज़ होता है। कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं इस अल्फ़ाबेट्स में से, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में से। नेक्स्ट है मास। मास के लिए हम M यूज़ करते हैं। टाइम ड्यूरेशन के लिए T। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम I यूज़ करते हैं। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर के लिए T यूज़ करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N यूज़ करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए I यूज़ करते हैं। मीटर के लिए M। किलोग्राम के लिए kg। सेकंड के लिए S। एम्पियर के लिए A। केल्विन के लिए K। मोल के लिए MOL। कैंडिला के लिए CD। ये आपने सिंबल्स लाजमी याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक SI बेस यूनिट। अब बेस यूनिट के बारे में हमने लिखना है, हमने ऊपर तो पढ़ लिया, वो बेस क्वांटिटीज थी। अब बेस यूनिट, ये हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज हैं, और ये हमारे पास क्या है, बेस यूनिट्स हैं।
इसकी डेफिनेशन में बस आपने इतना ही लिखनी है। In SI 7, physical quantities are chosen as based and their units are defined, standardized and are called base unit. ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? बेस यूनिट कहलाते हैं। बस इतना ही इनफ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ड्राइव यूनिट्स। ये हमारे पास इंटरनेट सिस्टम इंटरनेशनल की ही आगे से सब कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारे पास बेस यूनिट आ जाता है और ड्राइव यूनिट आ जाता है। बेस ड्राइव यूनिट्स हमने पढ़ना है, वो कौन से होते हैं? Unit derived from multiplying and dividing base unit are termed as drive unit. जिसे हम multiply divide करें वो हमारे पास कौन सी होती हैं? drive units होते हैं। In SI unit for all other physical quantities can be derived from the 7 base units. बस इतना इनफ है। पहले हमने जो पढ़ा था वो बेस क्वांटिटी पढ़ा था और बेस ही यूनिट पढ़ा था। अभी ये कौन से? ड्राइव क्वांटिटी और ड्राइव यूनिट है। ड्राइव क्वांटिटीज में हमारे पास आ जाता है एरिया। एरिया के लिए सिंबल कैपिटल ए, वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी, स्पीड और वेलोसिटी के लिए स्मॉल वी, एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल ए, डेंसिटी के लिए रो, फोर्स के लिए एफ, प्रेशर के लिए पी, एनर्जी के लिए ई यू, कैपेसिटेंस के लिए कैपिटल सी, रेजिस्टेंस के लिए कैपिटल आर। ड्राइव यूनिट के लिए हमारे पास स्क्वायर, मीटर के लिए एम स्क्वायर। मतलब देखिए अभी ये किसी ना किसी ड्राइव यूनिट को हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तब हमारे पास ये चीज़ें आई। देखिए हमने पढ़ा था ड्राइव में मीटर एम होता है। अब देखिए यहाँ पे इसकी पावर में स्क्वायर आ गया, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हमने भी पढ़ा था ड्राइव यूनिट्स में कि या तो मल्टीप्लाई होंगे या तो डिवाइडिंग करेंगे हम बेस यूनिट के साथ, तो तब हमें कौन सा मिलेगा? ड्राइव यूनिट मिलेगा। क्यूबिक मीटर में हमारे पास एम की क्यूब होता है, एम पर क्यूब होगा। मीटर पर सेकंड के लिए मीटर पर सेकंड होगा। ये सारे अपने यूनिट्स याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने सबसे पहले करनी है। साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल। या तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं या तो बहुत ज़्यादा जो होते बड़े होते हैं, उसको हम लोगों ने छोटा करने के लिए, एक ईजी वे में हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। टू बी इजीली रिटन इन द डेसिमल फॉर्म। ओके, हम उसे हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन इसके बाद एडिंग देनी है आपने एक्सप्लेनेशन की। Standard form or scientific notation has a number of useful properties and is commonly used by scientists, mathematics and engineers. क्योंकि ये ज़्यादातर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में तो ज़्यादा ये होता है ना, अपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा। एग्जाम्पल्स में आप ये यहाँ पे यही लिखते हैं। ये तो अपने मैथ्स में पढ़ा था कि इतने बड़े, देखें अभी यहाँ पर ये इतना बड़ा आपने अगर लिखा हुआ है तो इससे हम लोग समराइज करके लिख सकते हैं ना। इतना बड़ा तो हम नहीं याद कर सकते, इसे हम सिंपल वर्डिंग में लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻14 मीटर। क्योंकि -14 तब यूज़ किया है हमने क्योंकि ये इसके लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो माइनस होगा, अगर राइट साइड पे आएंगे तो प्लस में पावर होगी। क्लियर? और ये हमारे पास नंबर होते हैं और ये हमारे पास मेंटीसा होता है m, और ये हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर होती है 10 की पावर में जो लिखते हैं। बस इतना काफ़ी थी, बस आपने एक एग्जांपल लिख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्टेप फॉर कन्वर्टिंग नंबर्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके स्टेप्स आपने लिखने हैं। ये 3 स्टेप्स हैं, आपने समराइज करके शॉर्ट करके लिख लें जो आपको इजीली समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने ये ऊपर जो है इसे अपने लिखना है अपने समझ के लिए। नंबर n इक्वल्स होता है मेंटीसा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एक्सपोनेंट होती है, उसे लिख लेना है। मेंटीसा हमारे पास क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर ये मेंटीसा है, ये देखें जैसे कि ये हमारे पास 1 क्या है? मेंटीसा है, और ये 10 की पावर जो एक्सपोनेंट -14 है ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट है। स्टेप्स में नंबर 1 पॉइंट में क्या आ जाता है? इन अ गिवन नंबर n, move the decimal point and place it after first non-zero digit which will make it मेंटीसा। मेंटीसा का मतलब ये है कि आपने एक डेसिमल पॉइंट की तरफ उसे मूव करना है, जो n होगा उसे मूव करना है डेसिमल नंबर की तरफ, तो हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा। नंबर 2 पर क्या है? इफ़ द डेसिमल इज मूव टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, अगर 10 के हमने इस तरफ मूव हो रहे हैं तो हमने नेगेटिव पावर में लिखना है, अगर उस तरफ राइट साइड पे हो रहा है तो हमने पावर में पॉजिटिव लिखना है। या आप खुद भी स्टडी कर लें।
इसमें राइट साइड पे आया, राइट साइड पे जब होगा तो हमने पॉजिटिव में लिखना है और लेफ्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव में लिखना है। इन 2 पॉइंट्स में बस इतनी बात आपसे कही गई है। नेक्स्ट हमारे पास है ये मैं आपको एक ही लेक्चर के अंदर सारे न्यूमेरिकल और जो असाइनमेंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, वो एक ही उसमें करवाऊंगी, इसलिए भी मैं नहीं करवा रही, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ। ये एग्जांपल्स और ये असाइनमेंट्स जो है नेक्स्ट लेक्चर में, एक ही लेक्चर में हम करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10। प्रीफिक्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है याद करने की, क्योंकि आगे आपको हर क्लास में आपको ये प्रीफिक्स याद नहीं करवाई जाएंगी, आपको याद इसी ग्रेड में याद करनी होंगी। और ये एमसीक्यूज मेरे तो बहुत ज़्यादा आती हैं। प्रीफिक्स हमारे पास कहते हैं, डेफिनेशन इसकी कर लें। प्रीफिक्स मेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिटन इवन मोर इजीली, large number of simply written in more convenient prefix with units। बस इतना काफ़ी है। उसके बाद बस आपने इसकी ये टेबल याद कर लें। एक्सा होता है 10 की पावर 18, पेटा होता है 10 की पावर 15, टेरा होता है 10 की पावर 12, गीगा होता है 10 की पावर 9, मेगा होता है 10 की पावर 6, किलो होता है 10 की पावर 3, हेक्टो होता है 10 की पावर 2, डीका होता है 10 की पावर 1। और यहाँ पर आपने पॉजिटिव में आ रही है और यहाँ पे सारे नेगेटिव में आ रहे हैं। ओके, वो इन्हें याद करने की एक शॉर्ट वो है, ट्रिक है एक, वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। इन्हें कैसे याद करना है ट्रिक, अगर आपको नहीं आती वो ट्रिक तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ये मीटर रूल। मीटर रूल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अगर आप फिर भी करते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन कर लें इसकी। मीटर रूल इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस को जब मेजर किया जाता है तब हम यूज़ करते हैं मीटर रूल। आगे आप ये भी पढ़ लें। नेक्स्ट टॉपिक है वेनियर कैलिपर। वेनियर कैलिपर क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। जब प्रैक्टिकल में आता है वेनियर कैलिपर और स्क्रू गेज के लाजमी आता है, तो इसलिए आपने इसे जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके लिए आपने करना है। वेनियर कैलिपर और स्क्रू गेज आपने मेडिकल के लिए करना है, प्रैक्टिकल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉप वॉच। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ स्पेसिफिक इंटरवल इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम जो होते हैं हम लोग स्टॉप वॉच पर करते हैं। इट हैज़ 2 मेन टाइप। इसकी कितनी टाइप्स है? 2। एक मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच कौन सी होती है? इसमें आपने जस्ट थोड़ा से पॉइंट लिख लें, 3 पॉइंट इनफ होंगे। और डिजिटल स्टॉप वॉच में भी आप 3 पॉइंट कर लें। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इतना डीपली नहीं फिल कर रही, आप खुद स्टडी कर लें। नेक्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक फिगर। ये तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसे करना है। साइंटिफिक फिगर्स में हमारे पास कहता है देयर आर 2 टाइप ऑफ वैल्यूज, एग्जैक्ट एंड मेजर्स। एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी होती है? डेफिनेशन दे देनी है एग्जैक्ट वैल्यू की। एग्जैक्ट वैल्यू आर दोज दैट आर काउंटिंग क्लियरली, जिसे हम लोग क्लियरली काउंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टिंग 3 पेंसिल्स आर 2 बुक्स। ये हमारे पास पता है हमारे पास कितनी है, 3 पेंसिल्स हैं और 2 बुक्स हैं। आज के लिए इतना काफ़ी था। और ये जो डेफिनेशन होती है लास्ट में, इन्हें आप लाजमी याद किया करें, इसमें आपको डेफिनेशन अच्छे से मिल जाती हैं एमसीक्यूज़ के लिए। तो इसकी एक्सरसाइज हमने पहले ही कर ली थी, एक्सरसाइज भी कर ली थी, इसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे लॉन्ग और शॉर्ट। और न्यूमेरिकल रहते हैं, न्यूमेरिकल और चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल होती चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल होती हैं वो भी, और जो असाइनमेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ सकते हैं। खुदा।